नमस्कार, खास बात में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, अक्सर हम आमतौर से जो भी गेस्ट अपने इस प्रोग्राम में लेता हूँ, वो किसी न किसी उपलब्धि के बाद में उनके साथ इंटरव्यू करता हूँ। आज भी हमारे पास एक वजह है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जिला परिषद अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी का झंडा सबसे बड़ा ऊँचा उन्होंने लहराया है। लेकिन वो सत्ता में इसलिए उस झंडे पर कहीं न कहीं थोड़ी-सी आँच भी नज़र आ रही है कि वो आखिर वो झंडा जनता ने फहराया है या खुद उनकी सत्ता के दुरुपयोग ने ठहरा है। लेकिन एक और ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने, अगर उनकी क्रेडिबिलिटी की बात करें, वेस्टर्न यूपी में अपने अपने पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए अपने क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनाव में विजय दिलाया। जबकि बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही, फिर भी अपने खुद की क्रेडिबिलिटी से इन्होंने अपनी अपनी एक स्थिति बनाई, पार्टी की स्थिति बनाई। जी हाँ, मौजूद हैं संजीव बालियान साहब। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। और जैसे मैंने आपका परिचय कराया, केंद्रीय राज्य मंत्री तो आप हैं ही, ये तो देश और जनता जानती है। लेकिन मुझे लगा ये परिचय कराना जरूरी था। ये सर कैसे संभव हो पाया, क्योंकि सत्ता का चुनाव माना जाता है, जिला पंचायत के चुनाव। अपनी जीत दिलाई आपने और बहुत ऐतिहासिक जीत आपने दिलाई, बहुत काफी मार्जिन से आपने जितवाया। कैसे ये संभव हो पाया? देखिए, ये सच है कि ज़्यादातर जगह नॉमिनेशन नहीं करने दिए गए समाजवादी पार्टी द्वारा। आप गाजियाबाद देखिए, हमारा उम्मीदवार जीत रहा था लेकिन उसका नॉमिनेशन नहीं होने दिया गया। और जहाँ नॉमिनेशन हुए वहाँ सत्ता का बल प्रयोग से सदस्यों को उठा लेना, कहीं पुलिस के द्वारा, कहीं प्रशासन के द्वारा, इस तरह का दुरुपयोग हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुजफ्फरनगर की जनता बड़ी जागरूक है। मुजफ्फरनगर की जनता का दबाव बहुत है प्रशासन के ऊपर। या शामली आप कहिए, मुजफ्फरनगर ये किसान आंदोलन की भूमि रही है शुरू से, आप देखेंगे तो बड़े मजबूत क्षेत्र हैं और जनता यहाँ दबाव में कभी नहीं आती। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि चुनाव इनडायरेक्ट था, लेकिन जनता के दबाव में हम ये चुनाव जीतने में सफल रहे। कहीं ना कहीं मैं श्रेय दूंगा मुजफ्फरनगर और शामली की जनता को। सर एक बात और खासतौर से अगर मैं बात करूं, 2014 के चुनाव थे, निश्चित रूप से पार्टी की वो विजय थी। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था जिस पर पूरे देश में उसके विजय पताका लहराई आपकी पार्टी की। लेकिन मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, आपने मुजफ्फरनगर और शामली की बात की, लेकिन वेस्टर्न यूपी में अगर कुछ जो चेहरे हैं बीजेपी के, बल्कि हम कहें पूरे प्रदेश में, तो उसमें संजीव बालियान जी का भी एक चेहरा है। आप भले इस बात को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि इन चेहरों को थोड़ा सा और प्रमुखता से आगे पार्टी अगर बढ़ाए तो पार्टी को लाभ और भी मिल सकता था? 5 सीटों की बजाय और भी सीटें मिल सकती थी। और अब आने वाला चुनाव 2017 का है, क्या कहेंगे आप? नहीं, पार्टी ने प्रयास किया और देखिए, चेहरा है, मंत्री बनाया पहली बार के सांसद को। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि मैं पहली बार सांसद बना और पहली बार ही पार्टी ने मुझे केंद्र में मंत्री बनाया। जबकि मुजफ्फरनगर में पैदा होने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ 68 साल में जो केंद्र में मंत्री बना। तो पार्टी इससे ज़्यादा कुछ दे सकती। हाँ, ये हम सबकी जिम्मेवारी थी, जो हम लोग हैं, सांसद हों या मंत्री हो, कि कम से कम अपने अपने क्षेत्रों में, हम जिला पंचायत में पार्टी द्वारा कहा भी गया था और प्रयास भी हुए। लेकिन जैसे मैंने बताया, जो जनता का दबाव मुजफ्फरनगर शामली क्षेत्र में है, इतना दबाव शायद और कहीं नहीं था। क्योंकि जिस तरह से लोग जीत गए और जिस तरह से जनता ने दबाव किया, जिस दिन मुजफ्फरनगर में चुनाव था तो करीब 50,000 लोग मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जिससे सत्ता का दुरुपयोग ना हो पाए। दूसरी जगह हम ये काम नहीं कर पाए शायद। इसलिए अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी को एक सीट भी ना मिलती और भारतीय जनता पार्टी काफी सीटों पर जीतती। समाजवादी पार्टी तो जहां जीती है जोर जबरदस्ती, पैसे के दुरुपयोग और सत्ता के दुरुपयोग से जीती है। सर एक बात और खासतौर से 2014 के बाद से अब जो समीकरण बदले हैं, राजनीतिक समीकरण बदले हैं, पार्टी की आपकी कुछ स्टेट्स में हार भी हुई है और बहुत भी हार हुई है। यूपी की स्थिति है, 2017 में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। पार्टी की जो स्थिति से 2014 में जो स्थिति थी, आप एक अलग सी आग थी पार्टी को लेकर के, लोगों में बड़ा आत्मविश्वास था, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में विश्वास था, लेकिन वो विश्वास अब कम सा नजर आ रहा है। ऐसा क्यों सर? देखिए, हर जगह की अलग परिस्थिति होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार को हम एक पैमाने पर नहीं नाप सकते। और ये निश्चित रूप से जो उस समय जोश जुनून था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से था। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो जोश जुनून तो अब नहीं है, कहूँगा तो गलत होगा। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि चुनाव 3 धाराओं में होगा। सपा भी होगी, बसपा भी होगी और भाजपा भी होगी। जो बिहार में हुआ है वो शायद उत्तर प्रदेश में ना हो। हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का कभी भी वोट बैंक 18 या 20% रहा। आप देखिए, इस बार हम 40% कूदे तो लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भी सरकारें बनी है 25-26% पे बनी है। तो मैं समझता हूँ इतना वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो सरकार बना सके। सर एक बात और खासतौर से इश्यूज की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि यूपी में जब लोकसभा चुनाव था तो जनता भी प्रिपेयर रही थी कि सेंट्रल चुनाव है तो एक बड़ा चेहरा वहाँ हमको चाहिए। लेकिन यूपी में पार्टी आपकी बहुत अच्छे चेहरे नहीं रख पाती है। मुझे याद है उपचुनाव में आदित्यनाथ जी को रखा गया था, वो उनको एक हिंदू चेहरा बनाया गया था, लेकिन वो हिंदू चेहरा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया।
मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका एक हिंदू चेहरा है, लेकिन निश्चित रूप से एक आपकी फॉलोइंग है वेस्टर्न यूपी में। आप अपने आप को भले कहें कि आप मुजफ्फरनगर तक और शामली तक सीमित है, लेकिन मुझे लगता है पूरे वेस्टर्न यूपी में एक आपकी अपनी फेस वैल्यूएशन है। तो क्यों नहीं ऐसा होता कि क्या ये माना जाए कि पार्टी थोड़ी डर रही है कि इन फेसेस को बनाए, या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक चेहरे की, बहुत एक ठोस चेहरे की जरूरत है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 जिले, 80 लोकसभा क्षेत्र, तो कम से कम चेहरे बहुत हैं अलग अलग जगहों में, और बड़े नेता भी हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं। आज भी देखिए राजनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ, चाहे हम उपचुनाव में कहूँ सत्ता के उससे हार गए हों, लेकिन योगी जी को भी शायद उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है। चेहरे बहुत हैं, हर पॉकेट में है, चूंकि बड़ा प्रदेश है इसलिए पॉकेट वाइज आप कह सकते हैं चेहरे हैं। पार्टी ने अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ी। पार्टी ने 8 केंद्रीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, 71 हम सांसद हैं, प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश से आते हैं, मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री हमारे प्रदेश से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी की तरफ से कहीं कमी है, लेकिन काम तो हमें खुद करना होता है। हर काम पार्टी तो बताएगी नहीं, पार्टी ने तो मंत्री बना दिया, सांसद बना दिया। अब तो जिम्मेवारी हम लोगों की है कि हम पार्टी के लिए काम करें। पार्टी जो दे सकती थी पार्टी ने दे चुकी है। बड़ी बात यहाँ पे संजीव बालियान साहब कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर से जो अक्सर नेता होते हैं वो पार्टी पर अपनी कहीं ना कहीं, जो अगर जो जीत होती है वो खुद को लेते हैं और जो हार होती है वो पार्टी को देते हैं। लेकिन संजीव बालियान जी ने जीत और हार दोनों ही को कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है, हार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन जीत उन्होंने उसका सेहरा पार्टी को बना। यही दिखाता है कि पार्टी में एक कर्मठ कार्यकर्ता की पहचान क्या है। सर, यहाँ पे एक बात और खासतौर से आपके पास, आपको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है अपने विभाग को लेकर। खासतौर से आमतौर से मैं देखता हूँ लोगों को बहुत एक्टिव नजर आते हैं, उनको दिल्ली बहुत सूट करता है, उनको वो ज़्यादा चमक धमक में रहना चाहते हैं। आपके बारे में ऐसा सुनने में आता हूँ, मैं खुद ऐसा देख रहा हूँ कि आप जमीन से पहले भी जुड़े थे और आज भी आप जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं। क्या माना जाए कि आपको अपने विभाग में वो इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, देखिए, मैं राजनीति का जो दौर बदला, जो एक नरेंद्र मोदी जी के आने से एक व्यवस्था का परिवर्तन कह सकते हैं हम राजनीति का, मैं उसकी देन हूँ। मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ। मेरे परिवार में कभी कोई राजनीति में नहीं रहा, कभी मेरे पिता, मेरे दादा कभी राजनीति में नहीं रहे। ये तो प्रधानमंत्री की एक सोच थी कि हम जैसे लोगों को गांव से लेकर आए, और सोच पूरी है। लेकिन जो मेरा मंत्रालय है वो किसानों का मंत्रालय है। मैं राजनीति भी किसानों की करता हूँ, खुद भी किसान परिवार से हूँ। तो किसानों की राजनीति कम से कम, और किसानों का काम दिल्ली में बैठकर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस मंत्रालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ वो मंत्रालय आप कह सकते हैं कृषि प्रदेश का विषय है। बहुत सी चीज़ों में हम प्रदेश पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए मैं क्षेत्र में ज़्यादा रहता हूँ कि कम से कम आप जब तक किसान से जुड़ोगे नहीं, आप अच्छे मंत्री, मेरा मानना है, नहीं हो सकते। जो किसान नहीं है वो किसान की पीड़ा नहीं जान सकता। जो किसान है वही जान सकता है कि जब सुबह किसान जाता है बारिश में, ओले में, या सुबह ठंड में, या रात को पानी कैसे चलाता है। जो किसान है वो इस दर्द को समझ सकता है। मैं नहीं समझता दिल्ली में बैठा हुआ और कोई व्यक्ति इस दर्द को समझ पाएगा। सर, एक बात है खासतौर से, क्योंकि देखिए हम यहाँ जातिगत राजनीति और धर्म से जोड़ना नहीं चाहते राजनीति को, और खासतौर से आप जैसे बड़े नेताओं पर ये धर्म की राजनीति सूट भी नहीं करती। लेकिन एक कटु सत्य है, मुझे जो लगता है, खासतौर से ये मेरा आकलन है और जीत हुई है इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। जाटों ने खासतौर से इस देश में प्रधानमंत्री तक दिया, और जो हरियाणा से लेकर के कई, और आप उत्तर प्रदेश में ले लें, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे आज भी अजीत सिंह जी उनकी राजनीति कर रहे हैं। यानी जाट इस देश में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आप उस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, आप उस स्टेट से, आप उस जोन से ताल्लुक रखते हैं, उस रीजन से ताल्लुक जहां पे जाटों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो जाटों को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है? क्यों नहीं कोई जाटों को लेकर के बड़ी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को मंत्री बनाया गया, बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन जाटों को लेकर के फिर वो पीछे हो गए, वो खुद भी जाटों को पीछे लेके चलते हैं। तो क्यों इस जाति को क्यों इतना फ्रंट पे नहीं रखती पार्टी आपकी? नहीं, देखिए, आज 4 जाट मंत्री हैं केंद्र सरकार में, ऐसा बहुत कम हुआ है। सामरलाल जाट हैं, चौधरी गृह राज्य मंत्री हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, मैं हूँ। पार्टी 4 जाट से ज़्यादा क्या मंत्री बनाएगी? ये तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि कहीं ना कहीं पार्टी द्वारा भी जिम्मेदारी दी गई। देखिए, जाट एक बहादुर कौम है, वो हर जगह लड़ेगा, वो मैदान में आपको खड़ा मिलेगा। अगर वो किसान है तो सबसे जागरूक किसान है। अगर आप सड़कों पे देखेंगे, चाहे आप किसान आंदोलन देश के इतिहास उठाएंगे, तो चौधरी छोटूराम से लेकर आइए चरण सिंह चौधरी टिकैत, सब इसी समुदाय से है, क्योंकि ये लड़ना जानते हैं। तो इसलिए इन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भावनात्मक बहुत है। भावनाओं, जाटों की राजनीति बिना भावना नहीं हो सकती। ये व्यावसायिक राजनीति जाटों में नहीं हो सकती। और मैं मानता हूँ कि पार्टी जितना सम्मान जाटों को दिया है, आप कभी देखिए आरक्षण की बात रही हो, उत्तर प्रदेश में जाट आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया, राजस्थान में जाट आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली में दिया। और अब पिछले दिनों जब जाट आरक्षण निरस्त हुआ केंद्र में, तो तुरंत प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नहीं, हम इसमें पॉजिटिव हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि जाटों को लायक इतने सांसद इस बार जाट हैं भारतीय जनता पार्टी से, इतने इतिहास में कभी नहीं रही। हम 18 सांसद जाट हैं भारतीय जनता पार्टी के, मात्र एक सांसद कांग्रेस से हैं और एक लोकदल से जाट के अलावा, तो सभी जाट मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ है इस समय। एक बात मैं अपने दर्शकों से जरूर बताना चाहूंगा, और इस प्रोग्राम के दौरान वो खुद भी देख रहे होंगे संजीव बालियान साहब को। संजीव बालियान साहब इससे पहले पार्टी के प्रवक्ता नहीं रहे हैं, वो केंद्रीय राजनीति में नहीं रहे हैं, मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा उनका ताल्लुक नहीं रहा है, लेकिन जो फ्लुएंसी है उनकी बातचीत करने की, जो प्रश्नों के जो जवाब वो हमारे दे रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि आज भी जमीनी नेता वास्तविकता में एक नेता होता है। वो टीवी पे आए ना आए, वो अखबारों में स्टेटमेंट दे ना दे, वो प्रवक्ता हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेता बनने में उसको आसानी तब होती है जब वो जमीन का नहीं होता है। लेकिन आज भी जो एक्सेप्टेबिलिटी है कि जमीन का अगर कोई नेता होगा तो वो राष्ट्रीय स्तर का भी नेतागिरी और पॉलिटिक्स में अपना नाम रोशन कर सकता है। संजीव बालियान साहब से मैं ये बातचीत जारी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दो पहिया के हैं दो नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। जिंदगी चलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक बाद आपको स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान साहब से। सर, एक बात खास तौर से और यहाँ पे मैं बात करूँ, अभी मैं एक प्रोग्राम करने में वेस्टर्न यूपी तरफ में गया, मथुरा में मैं गया, वहाँ पे तो मेरी बातचीत वहाँ पे हुई एक खास तौर से कि गाँव में गया। आज भी वहाँ पे वो जितने भी बुजुर्ग वहाँ पे जो जाट लोग हैं वहाँ पे वो एकदम हुक्के के साथ शाम अपनी गुजारते हैं, और वो वहाँ बैठ करके उनसे चर्चा हो रही थी, और बुजुर्ग लोग थे। उन बुजुर्गों की एक बात निकल के आई कि उनके दिल में कहीं ना कहीं डर सा दिखा कि उन्होंने इस बार अजीत सिंह को और उनके बेटे को जब चुनाव से हारे तो उनको लगा कि आज भी जाटों के लिए अगर कोई सबसे अधिक, अगर एक आपने भी भावनात्मकता की जो बात कही, जाट सच में निश्चित रूप से मुझे भी महसूस हुआ कि सेंटिमेंटल होते हैं, उनका एक झुकाव अजीत सिंह जी की तरफ है। आपको नहीं लगता कि अभी उचित समय है कि अगर कहीं ना कहीं अगर आपने भी जाटों को लेकर कोई बड़ी वहां पर एक बात नहीं रखी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जाट खिसक सकते हैं वापस अजीत सिंह की तरफ? देखिए, जाटों के लिए चौधरी चरण सिंह निश्चित रूप से सबसे बड़े नेता थे, हैं और रहेंगे। अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो चौधरी चरण सिंह का जो सम्मान मेरे मन में है, मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा है। जहां तक बात है, देखिए पिछला अगर 2 वर्ष की बात की, जब हम सरकार में आए, किसानों के लिए जो माहौल था वो अच्छा नहीं रहा देश में। लगातार 2 सूखे, ओलावृष्टि। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, 250 करोड़ रुपये हमने ओलावृष्टि के लिए दिए, 1300 करोड़ रुपए अभी हमने सूखे के लिए दिए, लेकिन जो सरकारी मशीनरी उत्तर प्रदेश की वो नीचे तक किसानों को मदद नहीं पहुंचा पाई। चाहे वो गन्ना किसान हो, इस बार धान की खरीद उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई, चाहे गेहूं की खरीद है वो कम नहीं, आलू की फसल है वो ठीक नहीं बिकी। तो कहीं ना कहीं एक किसान को ये नहीं होता कि केंद्र सरकार का क्या काम है, प्रदेश सरकार का काम है। अगर किसान संकट में है तो वो दोनों को दोषी समझेगा। तो कहीं ना कहीं हम उतनी मदद नहीं कर पाए किसान की, प्रदेश सरकार की नाकामयाबी की वजह से, जो हमें करनी चाहिए थी, जो हम चाहते थे करने के लिए। गन्ना किसान आज परेशान है उत्तर प्रदेश का। अब देखिए 2 महीने हो चुका है, अब तक गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं हुआ। अगला 1.5-2 महीने में सीजन समाप्त हो जाएगा, और किसान को ये नहीं पता कि तुझे जो गन्ना 2 महीने से डाल रहा है शुगर मिल में, उसका भाव क्या मिलेगा। निश्चित रूप से किसान के मन में यह है कि हमें भी उस पर कुछ कदम उठाने चाहिए। लेकिन जो एक ढांचा है इस देश को चलाने का, केंद्र और प्रदेश की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को हम भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन कुछ चीज़ों में कई बार बेबसी नजर आती है। जहाँ तक किसानों का मामला उत्तर प्रदेश में, कई बार मैं भी अपने आप को बेबस समझता हूँ।
सर एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूँ कि अक्सर अभी बीच में, क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं कई बार कुछ मुद्दों को ऐसे दिखाता है कि देश में उसका मैसेज अलग जाता है। अभी जैसे कई सारे लेखकों ने, बहुत सारे कलाकारों ने इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इस देश में जो जो प्राय जो उनका था वो ये था कि शायद यहाँ पे इस देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और मुसलमानों को लोग इज्जत से नहीं जीने दे रहे, क्योंकि बीजेपी की सरकार ये हिंदुओं की सरकार है। मैं आपकी बात करूँ खास तौर से क्योंकि कुछ लोगों को बुलाया गया था, अब ये डांटने के लिए बुलाया गया था, ये तो खुद के कयास मीडिया के हो जाते हैं कि डांटने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जो ग्रेटर नोएडा में जो एक घटनाक्रम हुआ, संगीत सोम जी को उसमें खास तौर से नाम उनका आया, आपके ही क्षेत्र से वो भी ताल्लुक रखते हैं। कष्ट राजनीति में आए तो आपका एक विवादास्पद से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या माना जाए, क्या सचमुच ऐसा हो रहा है कि इस देश में मतलब मुसलमानों को के प्रति कोई अलग भावना रखी जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल नहीं है। कई बार कुछ लोग व्यक्तिगत झगड़ों को एक संप्रदाय का झगड़ा बना लेते हैं। व्यक्तिगत झगड़ा व्यक्तिगत होता है, एक संप्रदाय का झगड़ा संप्रदाय का होता है। और अगर आप देखेंगे ज़्यादातर जगह अगर मामला है तो व्यक्तिगत विद्वेष का ज़्यादा है या कुछ लोगों द्वारा किया गया है, उसमें पूरे संप्रदाय को ढूंढना। अगर पुलिस निष्पक्ष, उत्तर प्रदेश की समस्या निष्पक्ष कार्रवाई न होना है। अगर उत्तर प्रदेश में हर जगह निष्पक्ष कार्रवाई हो, वहाँ सत्ताधारी दल कहीं ना कहीं किसी को खुश करने के लिए किसी दबाव में, या एक असामाजिक तत्वों का एक पार्टी, समाजवादी पार्टी से सामाजिक तत्व हमेशा जुड़े रहे, कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में आती है। पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती तो कई बार किसी न किसी समुदाय को लगता है हाँ मेरे साथ गलत हुआ। तो मैं इतना ही समझूंगा, अगर पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे, प्रशासन, अगर भाजपा की बात करेंगे तो जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं वहाँ आपको ऐसी घटना नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी के साथ है और कम से कम उस पर यह आरोप नहीं लग सकते कि वो हिंदुओं का फेवर कर सकती है, जो उनका इतिहास रहा है। तो मैं समझता हूँ व्यक्तिगत झगड़ों को संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। सर एक बात आप मान के चलते हैं, कहीं ना कहीं जो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उसके लिए खास तौर से कहीं ना कहीं जो सारे सेंटिमेंट्स थे वो ये माना जाए कि वो खास एक विशेष जाति के पर थे, लेकिन कहीं ना कहीं अन्याय एक और भी जाति में जो भले ही संख्या में ज्यादा थी लेकिन अन्याय हुआ। आप इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? सारा जो सिंपैथी आज भी हमारे देश में वो एक खास विशेष समुदाय के लिए हो जाती है, ऐसा क्यों? हाँ, ये बात आपकी ठीक है। कभी भी ये नहीं दिखाया जाता कि दंगे क्यों हुए, दंगों की शुरुआत कैसे हुई। आज भी कोई नहीं जानता कि मुझे जब 7 तारीख को दंगे शुरू हुए तो 16 हत्याएं हुई, वे लोग कौन थे। आज तक ना कभी मीडिया पे दिखाया गया, न किसी को बताया गया। दुर्भाग्यपूर्ण थी। आज 7 तारीख की घटना हो या 8 तारीख की घटना हो या वो घटना हो जिसकी वजह से घटना हुई, अगर आजम खान जी हत्यारा को ना छुड़वाते तो मुजफ्फरनगर दंगा ना होता। अगर आप सारा दोष देखेंगे तो दोष आएगा, कप्तान का ट्रांसफर हुआ, डीएम का ट्रांसफर होता है, 24 घंटे मुजफ्फरनगर बिना प्रशासन विहीन है, दोषियों को छोड़ दिया गया थाने से। कम से कम आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। आज भी प्रभारी मंत्री बने हुए बैठे हैं उसी जिले के जिस जिले में घटना कराई। तो घटनाएं सब दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन एनालिसिस होना चाहिए किस घटना किस कारण से हुई। आज भी 7 तारीख को जो हत्याएं हुई उनमें जो ऑटोमेटिक वेपन्स यूज किए गए, आज तक नहीं पता। लोग कहते हैं कार्बाइन थी, AK-47 थी, वो कहाँ से आए, कौन उनको लेकर आया, कहाँ में गोलियां गई। तो कम से कम निष्पक्ष ना जांच हुई। हमने सीबीआई की जांच की, अगर सीबीआई जांच होती तो कम से कम इन घटनाओं से पर्दा उठता। तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी सब सच्चाइयों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, मेरा यह सुझाव। एक बात और सर, खास तौर से यहाँ पे ये क्योंकि वेस्टर्न यूपी में ये माना जाता है कि खास तौर से जाट या अगर हम एक या हिंदू वर्ग, वो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति जो माली हालत है वो बेहतर है और वो वहाँ पे एक तरह से कहने के जमींदार की स्थिति में है या मजबूत हैं वो अपने फाइनेंशियली। और वहाँ पे जो अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं, हम जिनको बात कर रहे हैं, मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। तो ये भी माना गया कि मुजफ्फरनगर में वो बड़ी संख्या में जो लोग थे, वो खासतौर से जो हिंदू थे या जो बड़ी संख्या के लोग थे, उन्होंने वो ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए उन्होंने छोटे लोगों पर दबाने की कोशिश की। जो मुसलमान जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे या जो कहीं ना कहीं उनके अंदर काम करते थे, उन पर उन्होंने दबाया और ये उन पर उन्होंने ज़्यादती की। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातियाँ दोनों तरफ से हुई, उसमें ये नहीं कह सकते किसी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ज़्यादा की या कम की। 7 तारीख को इस तरफ से हत्या हुई, 8 तारीख को उस तरफ से हत्या हुई। घटनाएं दोनों दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक किसी भी घटना का या गलत काम का इस तरह से जवाब दिया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन घटनाओं को हम दोनों तरफ से देखेंगे, क्योंकि 7 तारीख की घटना किसने की, कौन थे वे लोग। कहीं ना कहीं मैं तो यही कह सकता हूँ घटनाएं गलत थी और अब माहौल थोड़ा ठीक है। और कोशिश यही रहेगी कि मुजफ्फरनगर कभी, जो हम बहुत पीछे चले गए, बहुत नुकसान हमने उठाया, व्यक्तिगत भी और एज ए डिस्ट्रिक्ट भी, इमेज भी खराब हुई, तो कोशिश ये रहेगी आगे इस तरह का माहौल ना पैदा हो।
सर एक बात क्यों बार बार निकल के आती है, क्योंकि हम एक जर्नलिस्ट हैं, हम अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि एक जाति विशेष के लोग वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके साथ बहुत अन्याय होता है। क्या इस देश में रहने वाले जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनके साथ अन्याय नहीं होता है? इसी वर्ग के साथ अन्याय क्यों होता है? वो क्यों उस बात के लिए बार बार आरोप लगाते हैं और उनके लिए सारी पार्टियां उनके साथ में खड़ी जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, अभी मालदा की घटना हुई, बिहार में घटना हुई, मैंने एक दो अखबारों में छोटी छोटी सुर्खियों के अलावा कुछ नहीं देखा। यहाँ राजनीति का जो कुछ पार्टियां हैं ज़्यादातर तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति में जहां उन्हें पसंद आती है उस घटना के ऊपर भी एम्फेसिस करेंगे। अगर एक आदमी ने कुछ गलत कहा उसको जेल भेज देगा, उसको रासुका लगी। दूसरी तरफ अगर आजम खान जी जैसे मंत्री हैं जो किसी के बारे में कुछ कहते हैं, भारत माँ को डायन कहते हैं, और किसी भी व्यक्ति के बता रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या मैं हूँ, सबके ऊपर लगाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई उनको गलत नहीं बताता। जिसने गलती की वो जेल गया, लेकिन पूरे देश को बंधक बनाना उस घटना को लेकर, ये कहीं से भी उचित नहीं। और मीडिया के द्वारा, और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं जिन्होंने पहले मुद्दे उठाए हैं, उनकी तरफ से अगर ये घटना की निंदा हो और बात उठे तो निष्पक्षता का भाव सबके अंदर जगेगा। 2017 के चुनाव नज़दीक हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, और उस अगर हम बात करें तो जो क्वार्टर फाइनल्स था उसमें तो आपने जीत दिला दी है। अब सेमीफाइनल्स भी होने हैं, उसके बाद से फाइनल सीधे 2017 में होंगे। बल्कि मैं कहूँ सेमीफाइनल में भी आपने जीत अच्छी दिलाई, बहुत बेहतर जीत तो बीजेपी की नहीं थी, लेकिन आपके बेल्ट में और आपके जिस प्रकार से सत्ताधारी ये चुनाव था उसमें आपने एक अच्छी भूमिका अपनी अदा की कहीं ना कहीं। आपने 3 पार्टियों के नाम लिए, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आप, ये 3 पार्टियां आपको लगता है कि 17 में ये चुनाव ये रहेगी, ये चुनाव इन्हीं के बीच में रहेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का बहुत ज्यादा नजरिया भी दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक इंटरनल एक रिपोर्ट है कि जो जमीनी स्तर पर माना जा रहा है कि बीएसपी हावी हो रही है। बीजेपी सबसे राष्ट्रीय स्तर पर है, बीजेपी आपकी मजबूत, 71 सीटें आपने जीती हैं, 8 मंत्री आपके हैं, डिफेंस मिनिस्टर आपके हैं, वो कमजोरी कहां हो रही है? क्यों नहीं वो मजबूती आ पा रही है? नहीं, कमजोरी बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन जनता को एक बात समझानी है, जातिगत राजनीति से अलग हटके थोड़ा। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, ये एक तरह से गिरोह है, एक परिवार के लोग इकट्ठा हुए, उनने पार्टियां बनाई। और आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो 2-3 सबसे बड़े रेवेन्यू के सोर्स होते हैं किसी भी सरकार के लिए, खनन जी, खनन, कुछ व्यक्ति को, एक सहारनपुर के व्यक्ति हैं, कुछ लोगों सब इलीगल खनन उत्तर प्रदेश में चला। कुछ लोगों को तो ये कहना है कि शायद 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपये सालाना का अवैध व्यापार है। इस तरह आप शराब के मामले में अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति को पूरा यूपी दे दिया गया। कहते हैं लोग 10 से 15 हज़ार करोड़ का नुकसान ये है। कम से कम उत्तर प्रदेश को 30 हज़ार करोड़ का नुकसान 2 फील्ड में ये लोग कर रहे हैं। जो मायावती ने दिए उनको ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस तरह से इतना व्यापक भ्रष्टाचार आप इस देश में और कहीं नहीं देखेंगे। तो एक गिरोह हैं जो जनता को और प्रदेश को लूट रहे हैं। जनता की समझ में मुझे लगता है अगर हम बात ये समझाने में सफल हुए कि हम पार्टी को बिलोंग करते हैं और ये लुटेरे को गिरोह हैं, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। सर, एक 2014 में अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अपना एक ग्राफ था, वो ग्राफ 10 आउट ऑफ 10 था, लेकिन वो ग्राफ अब घट के थोड़ा कम हो गया है। पूरी ताकत आप लोग की मजबूत है इस समय, पूरा आप लोग की सत्ता आपके हाथ में है, फिर भी वो जो स्थिति है वो उनकी बहुत बेहतर नहीं हो पा रही है। वो ग्राफ गिरा हुआ है, उसके कारण क्या मानते हैं और वो ग्राफ कैसे ठीक हो पाएगा? देखिए, ज़्यादातर चीज़ों में आप देखेंगे भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त, कहीं कोई बात नहीं है। जीडीपी की ग्रोथ अच्छी है, विकास दर अच्छी है। हाँ, मैंने बताया किसान एक समस्या है, चूंकि हाँ मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया। आप ये कहते थे भगवान की कृपा है, अगर 2 सूखे लगातार ना होते, 2 सूखे लगातार देश में कभी कभी होते हैं, बीच में ओले भी पड़े, तो इस वजह से थोड़ी समस्या है। किसानों के साथ समस्या है, और उसका प्रयास भी है लगातार कि सरकार किसानों के साथ खड़ी हो, किसानों की मदद करे। लेकिन कम से कम सूखा एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर ये बेहतर स्थितियाँ होती तो मैं समझता हूँ कि और फ्रंट पे हम बिल्कुल बहुत आगे हैं जहाँ हमें होना चाहिए था। इस फ्रंट पे थोड़े हम पीछे, भगवान की कृपा से थोड़े हम पीछे हो गए। तो मुझे लगता है अगला मानसून अच्छा रहेगा तो ये समस्या भी दूर होगी। सर, आपने हमसे बातचीत की और आपने अपना समय दिया। मुझे अभी भी जानकारी है कि आपको क्षेत्र के लिए निकलना है, क्षेत्र के तमाम सैकड़ों लोग आपके घर पे इंतजार कर रहे हैं, फिर भी आपने साधना को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजीव बालियान साहब। जी हाँ, आमतौर से हम अगर बात करें तो हम केंद्रीय मंत्रियों से बात करते हैं, हम बड़े पॉलिटिशियन से बात करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी बातचीत थी एक ज़मीनी नेता से थी। और दर्शकों से मैं यही बताना चाहूँगा कि आज भी अगर ज़मीनी नेता अगर हैं तो उनको समझने की आवश्यकता है। राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति में लोग गंदे हैं, आपको उन्हें पहचानना है और राजनीति में सही लोगों को लेकर के आना है। अगले सप्ताह और ऐसे खास मेहमान